वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर वाचिंग दिस ब्यूटीफुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो ऑफ स्टडी ऑफ साउंड। दिस इज लेक्चर नंबर 3। आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। वॉच दोज वीडियो केयरफुली एंड स्टडी विथ मी विथ एंथुजियाज्म। तो आज हम देखने जा रहे हैं, फटाफट मेरे साथ चलिए। उसके पहले लाइक बटन दबा दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज लेट अस नो थ्रू दिस कमेंट बॉक्स। खड़े ओके, और आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वैली, वाव क्या नजारा है। क्या आपने देखा है कि आपको ही आपका आवाज वापिस सुनाई देता है डिस्टिंक्टली, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन इको। तो व्हाट इको इज? द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय एनी सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज अ इको। तो ये इको सुनने के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है, ये हम आज थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यहाँ in order to be able to hear original sound and its reflection distinctly at 22 डिग्री सेल्सियस, what must be the minimum distance? मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? जैसे कि ये सोर्स है और ये ऑब्स्टैकल है। ये क्या है? ऑब्स्टैकल है। ऑब्स्टैकल यानी यहां से साउंड रिफ्लेक्ट होता है और ये सोर्स ऑफ साउंड है। तो ये और ये, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना जरूरी है? तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। तो 344 होता है। 25 को 346 होता है, यहां 344 मीटर पर सेकंड होता है। ये क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे ब्रेन के बारे में। क्या है ये इंपॉर्टेंट बात, जरा बताओ जल्दी जल्दी। तो हमारे ब्रेन में जब हम साउंड को सुनते हैं तो उसका इंप्रेशन रहता है 0.1 सेकंड, यानी 1/10 पार्ट ऑफ सेकंड। ठीक है। और उसके बाद यदि वो साउंड फिर से सुनाई देता है तो वो डिस्टिंक्टली सुनाई देता है और उसको हम इको बोलते हैं। तो इसके लिए अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो साउंड है यहां सोर्स से निकलने के बाद ऑब्स्टैकल को टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है और वो वापस 0.1 सेकंड के बाद यदि सुनाई देगा तो वो इको कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? गुड। तो आगे चलते हैं कि वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये सोर्स और ऑब्स्टैकल के बीच में। ये निकालने के लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अब उस टाइम में साउंड ट्रैवल होके यहां जाएगा और वापिस आएगा। समझ रहे हो? जाएगा भी और आएगा भी। जाने के लिए और आने के लिए टोटल टाइम, जाने के लिए और आने के लिए तो कितना होना चाहिए? जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी टोटल डिस्टेंस आएगा। डू यू एग्री? तो हम डिस्टेंस को डिवाइड करने के बजाय वो टाइम को ही डिवाइड करते हैं। जाने के लिए x टाइम लगा, आने के लिए x टाइम लगा, यानी हम कंसिडर करते टाइम तो उतना ही लगेगा ना। ठीक है, क्योंकि उसका स्पीड तो सेम है। तो इसके लिए मैंने टाइम को 2 से डिवाइड किया है। और टाइम कितना बोला है? आफ्टर हाउ मच सेकंड? 0.1 सेकंड। तो स्पीड इज 344 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इज 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2. इफ आई डू हियर कैलकुलेशंस you will get some idea about 2 1 जा 2 170 2 जा what 344. 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 17.2 मीटर डिस्टेंस जरूरी होता है। कितना डिस्टेंस जरूरी होता है? 17.2 मीटर, यानी सोर्स से रिफ्लेक्टर तक का जो डिस्टेंस है यदि 17.2 मीटर से ज्यादा है तो हमें वो साउंड डिस्टिंक्टली सुनाई देता है और उसको हम इको बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? अब हम आगे चलते हैं कि ऐसे कोई प्लेसेस हैं, जैसे कि आपने बीजापुर का गोल घुमट के बारे में सुना होगा कि वहाँ हमारा जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे आपके सिटी में भी कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे, या स्पेशली जो
ऐसे प्लेसेस होते हैं जैसे महाबलेश्वर है, माथेरान है, ओके। और स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था उस प्रकार की वैली जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इको सुनाई देता है, ठीक है। अब ये इको कभी कभी बहुत बोरिंग होता है, जैसे कि यहाँ दो केसेस दिए गए हैं। एक है तुम्हारे घर के विंडो और डोर बंद करो, म्यूजिक सिस्टम थोड़ी जोर से चलाओ, यानी जोर से स्विच ऑन करो, उसका लाउडनेस बढ़ाओ, इंक्रीज करो, तो आपको क्या सेंस होगा? अनबियरेबल इको आपको सुनाई देगा। ये अनबियरेबल इको यानी इको हम बोलते हैं इसको, अनबियरेबल इको आप जब सुनेंगे तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ रिवर्बरेशन। आप चाहे तो एम्प्टी रूम में तुम और तुम्हारे फ्रेंड एक दूसरे के साथ बातचीत करो, उस समय भी आपको समझ में आ जाएगा कि द इको इज प्रोड्यूस्ड देयर। समझ रहे हो? ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट आती है रिवर्बरेशन की। रिवर्बरेशन क्या है कि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ दैट साउंड मल्टीपल टाइम, ओके। यानी कंटिन्यूअसली वही साउंड सुनाई देता है अलग अलग डिस्टिंक्टली, एंड देन नेक्स्ट वो जो साउंड है या नेक्स्ट जो भी कोई स्पीच है वो हम सुन नहीं सकते, हर एक वर्ड को हम अच्छी तरीके से सुन नहीं सकते, क्योंकि पहला ही वर्ड रिपीट आते रहता है। तो ऐसे कुछ ऑडिटोरियम होते हैं, इसमें इस प्रकार का रिवर्बरेशन होता है। रिवर्बरेशन होने का कारण क्या है कि वो जो हॉल है, ऑडिटोरियम है, इट इज एकॉस्टिकली पुअर। ये तो क्लियर हो गया। अब ये एकॉस्टिकली पुअर होता है, इसका मतलब है कि उसका जो हर एक मतलब सोर्स से हर एक रिफ्लेक्शन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर से ज़्यादा होता है या 17.2 मीटर तक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ऐसा साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं होता है, या होता है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। या तक क्लियर हो गया? गुड। तो ये हो गया रिवर्बरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ विल यू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक हॉल्स एंड बिल्डिंग्स। तो वही क्या इस्तेमाल करोगे आप? जो डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू वॉल्स शुड बी लेस देन 17.2 मीटर। ये कर सकते हो। कर्टेन यूज कर सकते हो और कुछ साउंड एब्जॉर्बर बोर्ड्स लगा सकते हो जिसके कारण साउंड एब्जॉर्ब होगा और दैट हॉल और बिल्डिंग विल बिकम एकॉस्टिकली एक्सलेंट। तो आगे की कॉन्सेप्ट देखते हैं, सोनार सिस्टम। देखो ये सोनार जो नाम है वो पड़ा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से, सोनार। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके पहले ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि नॉर्मली सोनार इज रिलेटेड टू द शिप, वैसे ये एयर में भी काम करते हैं, मतलब एयर में भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये फेमस है जो संकन शिप है या सी बेड है उसके डेप्थ को मेजर करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे होता है, एक बोट होती है, ओके, इसमें एक ट्रांसमीटर लगाया होता है, एक रिसीवर लगाया होता है। ट्रांसमीटर से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। आफ्टर रिलीजिंग दीज अल्ट्रासोनिक वेव्स दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बेड, सी बेड और एनी ऑब्स्टैकल, एनी ऑब्जेक्ट, and receiver receives those waves. Then these waves are converted into electrical signals and interpreted, and the time between the transmission and reception is noted, and speed in a sound water speed of sound in a sea water is known. What is the speed? 1531 मीटर पर सेकंड। अभी इसके लिए कितना टाइम लगा ट्रांसमिट करने के बाद और रिसीव, मतलब ट्रांसमिट करने के बाद रिसीव होने तक का जो टाइम है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जाने का टाइम और आने का टाइम, समझ रहे हो, जितना भी लगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं और फिर हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। व्हाट वी गेट द डिस्टेंस या डेप्थ हम बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, डेप्थ। सो दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ सोनार। ठीक है,
तो नेक्स्ट है, अब ये प्रोसेस कैसी होती है ये भी यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब सब लिखना कैसे है ये जरा बताओ। तो यहाँ देखो, सोनार इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ एन अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो sonar has these two things, one is a transmitter, other is a receiver, and which are fitted on the ships or boats, ठीक है। अब होता कैसे है कि ट्रांसमीटर जो है it produces and transmit ultrasonic sound waves. These waves travel through water, strike underwater objects and get reflected them, means reflected by them, and the reflected waves are received by receivers on the ship, ठीक है। फिर क्या होता है, रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड दीज सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रिटेड। फिर क्या होता है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड। कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, जो भी लगा, ठीक है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करते। और दिस टाइम एंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप of the object which reflect the waves। जो भी ऑब्जेक्ट है, संकन शेप है या वैली है, हिल्स है, आइसबर्ग्स है, जो भी है, जो भी हमें समझना है, ठीक है। तो सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी that I already told about. Then sonar is also used to search the underwater hills, valleys, submarines, icebergs, sunken ships। क्लियर हो गए यहां तक? इसको जरा ध्यान से समझना जरूरी है। ओके, तो इसके बाद है ये जो सोनार सिस्टम है ये कब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में, टू डिटेक्ट द एनिमीज सबमरीन। सो दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन एयर आल्सो, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये जो अल्ट्रासाउंड है इसका इस्तेमाल बैट अपने बचपन से कर रही है। ओके, बैट यानी वो फ्लाइंग बैट, समझ रहे हो? गुड। अब हम बात करेंगे इसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके सोनोग्राफी के बारे में। तो ये सोनोग्राफी क्या होती है? सोनोग्राफी के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है थोड़ी बहुत। सोनोग्राफी नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है उसमें स्वेलिंग होगा या पेन होगा या कुछ इन्फेक्शन होगा, वो चेक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये जो बेबी होता है इन ओम ऑफ मदर, उसको स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है इन अ प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। और ये हार्ट की कंडीशन को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे MRI, CT स्कैन, ठीक है। अब ये सोनोग्राफी में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है प्रोब जो कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, और दूसरा होता है जेल जो यहां होता है। अब ये जेल जो है, ये जेल क्या होता है, ये प्रोब के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ओके। और ये प्रोब से ये जहां हमें स्टडी करना है बॉडी के ऑर्गन के ऊपर, ओके, तो वो बॉडी के ऊपर वो ऐसा क्या करते हैं, डॉक्टर ऐसे उसके ऊपर घुमाते हैं धीरे 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 धीरे। तो क्या होता है, ये जेल जो है, ये जेल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड को फुल कैपेसिटी से यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब प्रोब कैसे काम करता है ये मैं बताता हूं। सो व्हेन जेल इज अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गन टू बी स्टडीड, जो ऑर्गन का स्टडी करना है या फिटस का स्टडी करना है, ठीक है। सो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ probe. Sound reflected from the internal organs again collected by the probe and sent to the computer या fed to the computer and which generates the images of internal organs, और उससे डॉक्टर फिर स्टडी करते हैं। So method is painless and इसका यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इसके लिए तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो साइंस है इसका डेवलपमेंट तो अच्छा होता ही है, लेकिन थोड़ा बुरा भी हुआ है। जैसे कि जो फुटीसाइड हम उसको बोलते हैं कि जो गर्ल्स होती है, बेबी गर्ल्स, ओके, उसकी हत्याएं बहुत बढ़ गई थी,
ओके, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। ओके, तो हम इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि हाउ एवर एवरी कॉइन हैज द टू साइड्स एंड मिस यूज ऑफ साइंस हैज हैड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन लाइफ. So the sonography technique can help to follow the growth and well-being of an unborn baby, but the increasing incidence of female foeticide as a result of the discrimination between the girls and boy child is an example of grave misuse of this technique. So female foeticide is now be cognizable offense under the PNDT Act. एक एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है और वो बेटी बचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमें भी ये समझना जरूरी है कि दोनों को इक्वल अधिकार देना जरूरी है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो. तो आगे चलते हैं, ह्यूमन ईयर की बात करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूँ. आपको पता है, आप तो अभी मुझे सुन रहे हैं, तो वही जो ऑर्गन है जिससे आप सुन रहे हैं, एक्चुअली सुनाई आपको ब्रेन में देता है, लेकिन वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये ईयर करता है. तो ये ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट. तो इसको जरा ध्यान से समझते हैं. द ईयर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. वी हियर साउंड बिकॉज ऑफ आवर ईयर. व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स. तो ये साउंड वेव जब यहाँ ये ईयर ड्रम होता है, ये जो पार्ट है ये क्या है? ईयर ड्रम है. इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है. देखिए, so these vibrations are converted into electrical signals which travel to the brain through nerve, and the ear can be divided into 3 parts that I told you already. Okay, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे, समझ लीजिए. ये क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं कि ईयर पिना. ये है ऑडिटरी कनाल. ये ईयर पिना का काम क्या है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करना. क्या काम है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, ये उसका काम है, ठीक है. अब फिर वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करके इस कैनल में भेज देता है ताकि वो एम्पलीफाई हो. जब वो यहां आते हैं तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यू कैन से दैट द ईयर ड्रम. तो ये जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेट होता है टू एंड फ्रो. जैसे कि यहाँ कॉम्प्रेशन जाते हैं तो वो अंदर जाता है, जब रेयरफेक्शन जाते हैं तो वो बाहर आता है. ये वाइब्रेशन से ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ऐसे ये 3 पार्ट है. इसको भी अलग अलग ऐसे नाम हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. तो ये ईयर ड्रम है, इसको मेलियस बोलते हैं, इसको इनकस बोलते हैं, इसको स्टेपीज बोलते हैं. ध्यान दीजिए, इसका काम क्या है? ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं. समझ लीजिए, साउंड को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं. अब ये एम्पलीफाई क्यों करना जरूरी होता है? साउंड, ये एयर होती है, यहां क्या होती है? एयर होती है. और यहां क्या होता है? यहां क्या होता है? एक काइंड का लिक्विड होता है. क्या होता है? एक लिक्विड होता है. जब साउंड यहां से ईयर ड्रम के ऊपर जाता है तो ईयर ड्रम से वो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है और ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाता है ताकि वो इस पर्टिकुलर लिक्विड में वाइब्रेशन क्रिएट कर सके. समझ रहे हो? एयर में हाथ घुमाना आसान है, लेकिन पानी में हाथ घुमाना आसान है नहीं. सेम ये जो एनर्जी है, क्योंकि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को अंदर उस प्रकार के वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए उतनी एनर्जी लगती है. तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफाई करने की प्रोसेस कैसी होती है? ये थोड़ा बड़ा होता है, ये जो ईयर ड्रम है, और जब यहां से पास होता है तो ये थोड़ा छोटा होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े एरिया से यदि ज़्यादा रेज जाते हैं और उसको यदि कंप्रेस किया जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. समझ रहे हो? तो ऐसा किया जाता है अंदर. तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मिडल पार्ट बोलते हैं.
और इस पार्ट को हम इनर पार्ट बोलते हैं, जिसको हम ये पर्टिकुलर आपके टेक्स्ट बुक में कॉक्लिया नाम दिया गया है, कॉक्लिया ही बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे इधर पार्ट है जो डिटेल में आप आगे जाके सीखेंगे। कॉक्लिया का काम क्या है कि इसमें जो लिक्विड होता है वो वाइब्रेट होने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो जो साउंड आप सुनते हो, मतलब वो जो साउंड यहाँ तक पहुँचता है, एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और ऑडिटरी नर्व से वो ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन को वो सुनाई देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? गुड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ईयर के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है आउटर पार्ट, उसको हम पीना बोलते हैं। The outer ear collects the sound waves and passes them through a tube to cavity in the middle ear। जो मैंने आपको बोला है उसको ही मैं फिर से समझा रहा हूं और आपको क्या लिखना चाहिए ये भी इधर लिख के दिया है। So its peculiar funnel-like shape helps to collect and pass the sound into a middle ear। तब यहां से साउंड गया मिडल ईयर में, अब आगे होगा मिडल ईयर। There is a thin membrane in the cavity of the middle ear called as a eardrum that I already told you about. This is a eardrum. So when compression of sound wave reaches to the eardrum, the pressure outside increases and it gets pushed inwards. Similarly, when the rarefaction goes there, it comes outward. So this outward inward position means this causes the vibrations in this eardrum. As eardrum vibrate this malleus, then this vibrates the incus and this vibrates the stapes, and the vibration increases as the energy goes inside, and this vibration causes the vibration in the liquid inside the cochlea, okay, which is inner part of the inner part of the ear. Okay, so the auditory nerve connect the inner ear to the brain, and the inner ear has a structure resembling the shell of snail। इसका शेप कैसा दिखता है? स्नेल जैसा दिखता है। स्नेल आपने देखी होगी। गुड। सो इट इज कॉल्ड द कॉक्लिया। द कॉक्लिया रिसीव्स द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन and convert them into electrical signals which are sent to the brain through the auditory nerve. The brain analyzes the signals and we can interpret even a pitch and loudness, मतलब loudness and softness of the sound, frequency of the sound and everything that we can easily understand। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है ईयर, और आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए, इसका मैं स्पेशल एक एनिमेटेड वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही आपके लिए। ओके, तो इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? कि ये इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, तो स्टिक और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर नहीं डालने हैं। ओके, इससे क्या होगा कि कभी कभी अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इंजुरी हो सकती है। सो वन शुड नॉट हियर वेरी लाउड म्यूजिक यूजिंग ईयरफोन। ईयरफोन ज़्यादा नहीं लगाने हैं, ध्यान रखना। ओके, एंड इट मे कॉज गिव ग्रेव इंजुरी टू द ईयर ड्रम। यहाँ तक क्लियर हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस extraordinary awesome video for you and you might have enjoyed this। okay, यदि आपको लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स। सो बाय, थैंक यू।